बेटा मुझे 2 रोटी दिलवा दो। तरुण ने जब अपनी माँ की ऐसी दशा देखी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। अपने कंधे पर अपने बेटे के हाथ का स्पर्श महसूस कर आज शांति जी का दर्द आंखों से आंसू बनकर बह निकला। जल्दी से अपने आंसुओं को समेटते हुए पलटी तो झूठी मुस्कान के साथ बोली, अरे बेटा तुम कब आए, मुझे तो पता ही नहीं चला। तरुण एकटक अपनी माँ के चेहरे को निहार रहा था। तो शांति जी बोली, क्या हुआ बेटा, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? तरुण नम आंखों से बोला, कितना माँ, और कितना दर्द सहेंगी और कितना झूठ बोलेंगी अपने बेटे से। आपने बताया क्यों नहीं कि आपके साथ कोमल यह सब करती है? क्या मुझे इतना भी अधिकार नहीं कि मैं आपके दुख दर्द में शामिल हो सकूं? या फिर आपको अपनी परवरिश पर भरोसा ही नहीं? कहते कहते दोनों माँ बेटे की आंखें नम हो गई तो सामने बढ़कर अपनी माँ को गले लगा लिया। बस माँ बस, अब और नहीं। तरुण ने अपनी माँ के आंसू पोंछे। इतने में कमल रसोई की तरफ से बाहर से आके गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, ए बुढ़िया, अभी तक एक कॉफी नहीं बनी तेरे से, या वहां भी घुटनों का बहाना लेकर सो गई? आगे बोलने की उसकी हिम्मत ना हुई। सामने तरुण को देख उसकी सिट्टी पिट्टी जैसे गुम हो गई थी। कोमल ने आज पहली बार शांति के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया था। यह तो उसका रोज का काम था। अभी कुछ देर पहले की ही बात है जब शांति जी दोपहर के समय हॉल में टीवी देख रही थी। बच्चे थोड़ी देर पहले ही स्कूल से आए थे और वह अपने कमरे में होमवर्क कर रहे थे, इसलिए वह कुछ देर टीवी देखते देखते अपने घुटनों की मालिश कर रही थी। तभी उनकी बहू कोमल अपनी किट्टी पार्टी से लौटी और शांति जी को टीवी देखते हुए उनके तन बदन में आग लग गई। उन्हें झिझकते हुए बोली, मैं जब भी थोड़ी देर के लिए घर से बाहर जाती हूँ आप टीवी खोलकर बैठ जाती हैं। बिल क्या आपका मरा हुआ पति देगा आकर? यह पंखा फुल स्पीड में खोल रखा है, पर आपको क्या पता कि घर कैसे चलता है। आप उठे यहाँ से, मैंने सुबह ही नए कवर बिछाए हैं। और पैर पसार के बैठ गई, सारे कवर गंदे कर दिए। तो शांति देवी नीचे जमीन पर बैठ गई। आज बहू की बातें सुनकर उसकी आंखों के कोर गीले हो गए। इतने में बहू फिर से दमकते हुए बोली, जाइए मेरे लिए एक गरम गरम कॉफी लेकर आइए। और बाकी का काम अभी किया ही नहीं क्या? शांति जी अपने घुटने पर हाथ रखकर उठते हुए बोली, नहीं कोमल बेटा, मैंने बाकी का सारा काम कर दिया है। सब्जी, कपड़े, झाड़ू, पोछा सब कर दिया, बस रोटियां बनानी बाकी है। मेरे घुटने में दर्द ज्यादा बढ़ गया है, इसलिए रोटियां तुम सेक लो बेटा। क्यों, आप क्या यहाँ पर बस रोटियां ही तोड़ने के लिए आई हैं? कोई काम को कह दो तो 4 बहाने बनाने लगती हैं। अगर आपको मुझसे इतनी ही दुश्मनी है तो आप यहाँ से चली क्यों नहीं जाती? क्यों मेरा जीना हराम कर रखा है? मुझे भी सुकून से जीने दो। शांति जी ने बोलना सही न समझा और चुपचाप आंखों के आंसुओं को पोंछते हुए रसोई की तरफ चल दी। अपनी मम्मी की तेज आवाज सुनकर बच्चे भी कमरे से बाहर आकर अपनी दादी को देख रहे थे। इतने में तरुण भी ऑफिस से आज जल्दी आ गया था। जब वह घर से बाहर था तो उसे कोमल के चिल्लाने की कुछ बातें सुनाई दे रही थी, लेकिन क्या कह रही थी वह कुछ समझ में नहीं आया था। घर के अंदर आया तो बच्चों को भी डरा सहमा देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। माँ भी परेशान लग रही थी। बच्चे कभी अपने पिता की तरफ देखते, कभी नोटबुक को देखते। तरुण वहीं बच्चों के पास बैठ गया। उसने बच्चों से पूछा, तुम्हारी माँ दादी से कुछ कह रही थी क्या? क्या वह दादी से हमेशा ऐसे ही लहजे में बात करती हैं? बच्चे डर की वजह से कभी हाँ कभी ना में सिर हिलाने लगे। तरुण ने विचार किया कि बच्चे भी अपनी बात को सच्चाई से नहीं रख पा रहे हैं। इसका मतलब घर में सब कुछ ठीक नहीं है। मुझे भी इतना समय नहीं मिल पाता कि माँ के पास अच्छे से समय बिता सकूं। बस रात को ही कुछ समय मिलता है उनके पास 2 घड़ी बतियाने का।
जब से पापा का देहांत हुआ है माँ बड़ी अकेली हो गई हैं। इस भाग दौड़ की जिंदगी में मैं इतना व्यस्त हो गया हूँ कि अपनी माँ को भी नहीं देख पाता। आज जो मैंने सुना है, क्या यह सब मेरी माँ रोज सुनती है? उसका खून खोलने लगा। उसको अपनी माँ के साथ हो रहे अन्याय ने जैसे अंदर तक तोड़कर रख दिया कि मैं अपनी माँ के लिए 2 वक्त का चैन से खाना भी नहीं दे सकता। फिर मेरे बेटे कहलाने का क्या मतलब है? लालत है मुझ जैसे बेटे पर। आज वह खुद को माँ का कसूरवार और कटघरे में खड़ा पा रहा था। उसको उस दिन के दिन याद आने लगे जब वह घर आता था और फिर लौट कर जाता था तो माँ कैसे सूनी आंखों से बहुत देर तक उसको देखती रहती थी। मुझे पता होता कि वह अंदर से दुखी है और इस उम्र में भी वह बेचारी रसोई में काम करती हैं। इस उम्र में तो लोगों के आराम और अपने बच्चों के सहारे की जरूरत होती है। मगर आज मैं अपनी माँ का अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। जब पापा थे तो माँ कितनी खुश थी। तरुण सोचते सोचते उनके सामने बीती हुई यादों का चलचित्र घूमने लगा कि कैसे उसके पिता नरेंद्र जी बोलते थे, शांति जी के खाने की खुशबू से रसोई छोड़ो पूरा घर महकता है। क्या क्या बनाया हम 2 अकेले प्राणियों के लिए। जाकर पत्नी के कंधे पर बड़े स्नेह से पकड़ते हुए रसोई में बने पकवान की तरफ नजर दौड़ाने लगे। नरेंद्र जी बोले, वाह जी, कितना कुछ बना लिए हैं, जैसे होली दिवाली के पकवान हो। अरे वाह, कहीं पकोड़े और मटर पुलाव देखो। अच्छा जी, शाही पनीर, भिंडी की सब्जी। अरे सारा मेरी पसंद का खाना बनाया है। आज मुझ पर इतनी मेहरबानी। शांति जी थोड़ी शर्मा गई। झुर्रीदार गालों पर गुलाबी आभा दौड़ गई। फिर बनावटी अंदाज में थोड़ा झुंझला कर बोली, हटो जी, अब क्या तुम भी भूल गए? आज महीने का दूसरा रविवार है। आज तरुण आता है हमारे पास। आज वह पूरे दिन मेरे साथ रहेगा। यह मेरे लिए होली दिवाली से क्या कम होता है? नरेंद्र जी उदास हो गए। उसी पल उनके चेहरे पर गुस्से और विषाद की रेखा सी खिंच गई। पत्नी के कंधे को छोड़ रसोई के स्लैब से सटकर खड़ी हो गई, जैसे शरीर में जान ही ना हो। शांति जी के चेहरे की तरफ देखकर बड़े धीरे से बोले, शांति, क्या सचमुच हमारे बेटे को हमारी जरूरत नहीं और उसके जीवन में हमारे लिए कोई जगह नहीं? कहते हुए आंगन में आकर बैठ गए, आराम सी कुर्सी पर। पास रखे अखबार को अपने चेहरे पर रख लिया। शरीर कैसे निडाल सा ऐठ गया उनका, जैसे जीवन शेष ना हो। अंदर शांति जी तुरंत अदरक काली मिर्च डालकर प्याली में चाय डालकर ले आई और कुर्सी खींचकर बगल में बैठ गई। पति का अखबार हटाया तो देखा नरेंद्र जी की आंखों के किनारे से आंसू बह रहे थे। वह अपने आंचल से पोंछते हुए खुद भी रो पड़ी। अपने आप को संभालते हुए सतर्क हुई, लेकिन अपने आए हुए दिनों में उन्होंने अपने पति की आंखों में आंसू कभी नहीं देखे थे। लेकिन आज उनके आंखों में आंसू। क्या करते हो जी? खुद ही तो उसे बोला था अलग मकान लेकर रहने को, और तब तो मुझे बड़ी तसल्ली देते थे कि मैं बेकार ही रो रही हूँ। एक ही शहर में तो हैं हम लोग, बस मोहल्ले का ही फर्क है। लगभग बिफरते हुए तो क्या करता? नहीं बेचता तो बहू उसे इस घर में रहने नहीं देती चैन से। हर रोज कभी पुराने घर को लेकर तो कभी बूढ़े हो गए माँ बाप को लेकर लड़ती थी वह। तो क्या कहता कि रहो हमारे साथ, छोड़ दो बीवी को, तो सही तो था। वह दिन याद कर शांति जी की रूह तक कांप गई। नरेंद्र जी के हाथ में चाय का प्याला देकर रसोई में चली गई। कढ़ाई में सब्जी का तड़का अब जलने लगा था। जल्दी जल्दी उसे कढ़ाई से चलाकर उतारने के चक्कर में हाथ कढ़ाई को छू गया और उंगलियां जल गई। लेकिन मन के जलन ने आंखों में आंसू ला दिए। फर्श पर बैठ गई निडाल सी। आंखों में तैरते हुए आंसुओं के पर्दे पर वह मन्नूस दिन कैसे दिखने लगा। माँ, माँ, किधर हो आप? देखो, आज वह बड़ा सा घर ले लिया मैंने। अब कोमल को भी शिकायत नहीं होगी और हम इकट्ठे रह सकेंगे। बेटे के लिए बड़ी खुशी और उससे बड़ी खुशी माँ बाप के लिए कि बेटा इस लायक हो गया है कि इतने बड़े शहर में घर खरीद लिया। शांति जी जल्दी जल्दी हलवा बनाने लगी। ईश्वर को भोग चढ़ाना था। तभी कोमल आई। तरुण कुछ ही कपड़े पैक करेंगे, नए घर में मूव करेंगे। वैसे भी माँ पापा जी हैं यहाँ।
जैसी जरूरत होगी तुम पापा जी को लेकर आ जाना, बाकी घर तो फुल एंड फर्निश्ड है ही। तरुण बोला, लेकिन माँ पापा यहाँ क्यों रहेंगे? कोमल ने जवाब दिया, तुम सोचो, वह लोग अपना घर छोड़कर क्यों जाना चाहेंगे, और तुम्हें परेशानी है तो तुम ले चलो इन्हें, लेकिन इनकी जिम्मेदारी मेरी तो नहीं होगी। सपाट ढंग से इतनी कड़ी बात कह दी कोमल ने। तीनों स्तब्ध हो गए, लेकिन नरेंद्र जी ने अचानक बोलना शुरू किया, तरुण तुम जाओ अपने घर में, हम अपने घर में रहेंगे, और हाँ, किसी को हमारी जिम्मेदारी लेने की जरूरत नहीं है, हम दोनों एक दूसरे के लिए काफी हैं। तरुण ने पिता की इतनी सख्त बात कभी नहीं सुनी, जाकर पैरों में गिर गया। पापा, आपने अपना निर्णय सुना दिया और कोमल ने जिद, लेकिन मेरी इच्छाओं का क्या पापा? तब नरेंद्र जी ने उसे उठाकर सीने से लगा लिया। क्या हुआ, एक ही शहर में तो हैं, आते जाते रहना, हो सके तो सुबह जरूर देखने आना कि हम जिंदा हैं या नहीं। तब भी तरुण नहीं जाना चाहता था, लेकिन उस दिन कोमल ने रात भर कितना बवाल किया। नरेंद्र जी ने हाथ जोड़ बेटे के सामने खड़े हो गए। चले जा बेटा, तेरे अच्छे बेटे होने पर हमें कोई संदेह नहीं है, बस चाहता हूँ कि वो रिश्ता जो अभी अभी बना है वह हमारी वजह से ना टूटे। अपने रिश्ते को समय दो, नहीं संभाल पाए तो मैं जिद नहीं करूँगा, लेकिन बेटा एक कोशिश तो बनती है। ना कहते हुए बेटे को सीने से चिपका लिया नरेंद्र ने। बस फिर क्या था, एक हफ्ते बाद दोनों शिफ्ट हो गई, लेकिन तरुण रोज सुबह शाम दूध, ब्रेड और जरूरत का सामान लेकर आता और माँ पापा के साथ चाय पीकर जाता। माँ पापा की हर जरूरत पर कुछ ही मिनटों में हाजिर हो जाता। महीने में उन्हें डॉक्टर के पास ले जाना, ऑफिस आते जाते यूं ही कभी घर पहुंच जाना, महीने के हर दूसरे रविवार पूरे दिन और रात माँ के साथ बिताना। वह एक दिन हर महीने का दोनों के लिए होली दिवाली सा होता, लेकिन आज पति की आंखों में आंसू देख शांति जी भी रोने लगी। उंगलियों की जलन से भारी मन की जलन थी। शांति, जरा इधर आना तो, देखो हमारा बेटा आया है। पति की आवाज सुन भाग कर आई। आंगन में तरुण खड़ा था, जाकर बेटे के गले लग गई। नरेंद्र जी को विषाद, दुख सब कुछ जैसा हो गया। उम्र के थपेड़ों की तापमार से सूख चुकी आंखों में झिलबिल से ख्वाब जन्म लेने लगे। तरुण के सामने देख माँ पापा के जैसे सारे दुख दर्द खुशी में बदल जाते थे। फिर दोनों पति पत्नी एक हफ्ते तक खुश नजर आते, लेकिन एक दिन पापा को हार्ट अटैक आया और वह माँ को इस भरी दुनिया में अकेला छोड़ गए। शांति जी तो एकदम से अकेली हो गई थी, तो तरुण माँ को अपने साथ ले आया था। तरुण वहां से उठकर सीधा माँ के पास पहुंचा, तो माँ की ऐसी हालत देख उनकी आंखों में आंसू आ गए। तरुण अपनी माँ का हाथ अपने सर पर रखते हुए कहा, माँ, आपको मेरी कसम, आप झूठ नहीं बोलोगी। मेरी नामौजूदगी में मुझे सच बताइए कि आपके साथ यहाँ क्या क्या होता है। शांति जी नम आंखों से बोली, मैं बहू से कुछ भी पूछती हूँ तो वह पलटकर जवाब देती है, बुढ़िया तू चुपचाप रह, तुझे इससे क्या मतलब कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही। क्या मेरी अब इस घर में इतनी भी पूछ नहीं बेटा कि बहू एक बार मुझे कुछ करने से पहले बताती भी नहीं, सलाह लेना तो दूर की बात। अरे हम तो घर के छोटे से छोटे काम भी तेरी दादी की सलाह के बिना पूछे नहीं करते थे। तब भी मैं अपनी सास से कुछ पूछती थी तो कैसे उनकी आंखों में चमक आ जाती थी, मान सम्मान की। और तेरी दादी भी मुझे अपने पूरे तजुर्बे के अनुसार सलाह देती थी, लेकिन कोमल बहू के लिए तो मैं सिर्फ इस घर के फालतू का सामान के अलावा कुछ भी नहीं हूँ। जब तुम रहते हो तब तक वह थोड़ा बहुत दिखावा करती है, लेकिन तुम्हारे जाते ही वह मेरी तरफ से बिल्कुल नज़र फेर लेती है। अगर तुम कभी मेरी पसंद की चीज़ लेकर देते हो तो बहू इस बात पर तुम्हारे जाने के बाद कलह कर देती है। इसलिए मैं ही आगे बढ़कर तुमसे कहती हूँ कि बेटा, मुझे यह चीज़ें हजम नहीं होती, मत लाया करो। मैं बहू की कितनी ही बातें को अनदेखा करती हूँ, लेकिन बहू अपनी ऊंची हरकतों से बाज नहीं आती। अब बच्चों को भी इस तरह की बातें सिखाने लगी है। बाहर से कुछ खाने का सामान मंगवाती है तो बच्चे मुझसे छिपा कर लाते हैं और मेरे लेट जाने के बाद ही खाते हैं। जब भी वहाँ किसी के साथ बैठी होती हूँ तो बच्चे मेरे आसपास मंडराते रहते
और इस बात का ध्यान रखते कि दादी अपनी सहेलियों के साथ क्या क्या बातें कर रही हैं। एक दो बार शांति जी ने बच्चों को खाने पीने की चीज़ें ले जाते हुए देखकर पूछ भी लिया कि क्या ले जा रहे हो, तो बच्चे बातें बनाते हुए बोले, दादी घर का सामान है, हम इसलिए वहाँ बैठे हैं कि अगर आपको या आपकी सहेली को कोई ज़रूरत हो तो आवाज़ ना लगानी पड़े। शांति जी की वही एक दो पड़ोसियों से जान पहचान हो गई थी, बस वही उनसे मिलने आ जाया करती थी। वह भी सब समझती थी क्योंकि सभी ने अपने बाल धूप में सफ़ेद नहीं किए थे, लेकिन कहती कुछ नहीं थी। कहकर वो शांति जी का दिल दुखाना नहीं चाहती थी। एक दो बार शांति जी ने उन्हें समझाना भी चाहा। अच्छा लगता है क्या? छोटे बच्चों को तुम क्या सिखा रही हो? क्या मैंने खाने पीने की चीज़ें नहीं देखी? मुझसे यह दुराव छुपाओ क्यों? अगर तुम मेरे सामने से कुछ लेकर जाओगे तो क्या मैं बिना दिए छीन कर खा लूँगी? उनके समझाने का भी उनकी बहू पर उल्टा अर्थ लेती और उन पर ही राशन पानी लेकर चढ़ जाती। माँ जी, आपको तो मेरी हर बात गलत लगती है। आजकल के बच्चों को सिखाने की जरूरत नहीं है, जो देखते हैं वही करते हैं। रही बात खाने पीने की, तो आपको यह बातें शोभा नहीं देती। अरे अपनी उम्र का तो देखिए, इस उम्र में भी चटोरापन करोगी तो हमारे ही सिर पर आफत आएगी। आपको क्या, आप तो बिस्तर पर पड़ जाओगी। शांति जी गुस्से में बोली, बहू, मैं चटोरापन करती तो जिस आदमी की अफसरशाही की तनख्वाह तुम हर महीने गिनती हो और जो इतना बड़ा घर लिए बैठी हो, वह सब ना होता। हाँ, सही बात है, आजकल के बच्चे तेज हैं, जो देखते हैं वही सीखते हैं। इस बात का ध्यान रखना शायद तुम्हें याद दिलाने के लिए मैं रहूं या ना रहूं। और तुम्हारे जाने के बाद बहू बाहर सहेलियों के साथ घूमने निकल जाती है और पूरा घर का काम मुझ पर छोड़ जाती है, और अगर मैं कुछ बोलती हूँ तो उल्टा मुझे ही चार बातें सुनाती है। कहते हुए शांति जी की आंखें गीली हो गई। इतने में कोमल दूसरे कमरे की तरफ बाहर से ही गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, ए बुढ़िया, अभी तक तुमसे एक कप कॉफी नहीं बनी या रसोई में ही घुटनों के दर्द का बहाना लेकर सो गई? आगे बोलने की उसकी हिम्मत ना हुई। सामने तरुण को देख उसकी जैसे सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। तरुण ने गुस्से में खींचकर एक तमाचा कोमल के गाल पर जड़ दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के साथ ऐसा करने की? एक थप्पड़ से कोमल एकदम से सकपकाकर कांपती हुई आवाज में बोली, अरे आप कब आए? तरुण ने कड़क लहजे में कहा, मैं तभी आ गया था जब तुम माँ से ऊट पटांग बातें कर रही थी। शक तो मुझे था, लेकिन आज कानों से सुना तो यकीन हो गया। काम वाली को भी लगता है कि वह बीमार नहीं है, तुमने ही उसको जानबूझकर छुट्टी दे दी है। आखिर तुम कितना गिरोगी? यह घर, गाड़ी, मेरी जिंदगी, इस पर सिर्फ मेरी माँ का हक है। इस माँ ने मुझे मेरी माँ के मरने के बाद मेरी दयनीय हालत देख अपना लिया था। अपनाया ही नहीं, पूरे 5 साल तक मेरा इलाज भी करवाया। मेरे उस बाप और सौतेली माँ ने मरने के लिए दादी की गोद में डाल दिया। मुझे अपनाने से पहले सिर्फ इस घर में शांति माँ, ताई जी, सौतेलेपन के 10 इन्हीं की ममता ने बचाया। इसमें गलती मेरी है, जो मैंने खुद से ज़्यादा तुम पर विश्वास किया। कितनी भी जिंदगी दौड़ भाग करवाती, लेकिन अपनी माँ के दुखों का ख्याल मुझे रखना चाहिए था। अभी मैं जिंदा हूँ, मुझे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं, और ना मेरी माँ को मेरे रहते पड़ेगी। उनका बेटा उनकी सेवा करने के लिए सक्षम है। इतना कहकर तरुण अपनी माँ की गोद में सिर रखकर फफक फफक कर रोने लगा। बच्चे भी दादी और पापा को देखकर रोने लगे। कोमल को आज खुद से आत्मग्लानि हुई। उसका सिर शर्म से कटा जा रहा था। वह अपनी सास के पैरों में गिरकर माफी मांगना चाहती थी, लेकिन तरुण ने उसे माँ के कमरे से बाहर निकाल जाने की हिदायत दे दी। माँ ने तरुण को माफ कर दिया। माँ को ना धन चाहिए, ना हीरे जवाहरात। उसे तो बस अपने बच्चों की मुस्कुराहट चाहिए, जिसे पाकर शांति आनंद से भर गई थी। यही तो चाहिए था उन बूढ़ी आंखों को। तरुण ने अपनी पत्नी को आज तक माफ नहीं किया, और इतने सालों बाद आज उसकी वही बहू इतने बड़े मकान के पिछले कमरे में अकेली थी। उनका वही लाडला बेटा
जिसे उसने अपनी दादी से चीजें छुपाकर लाने की शिक्षा दी थी, उस पर पूरी ईमानदारी से अमल करता हुआ रोज अपनी बीवी के लिए खाने पीने की चीजों के अलावा कपड़े लेकर आता। हाँ, उसी अंदाज में जैसे उसने सिखाया था। जब दादी का कमरा खुला हो तो उनके कमरे के आगे से मत आना। अगर वह सामने पड़ जाए तो सामान को पीछे छुपा लेना। सच, आज उसकी सास यानी शांति जी नहीं है उसे यह सब याद दिलाने के लिए, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। उनका पोता उसे भूलने ही नहीं देता। उसके पास तो अपनी सास की तरह अच्छी सहेलियां भी तो नहीं, क्योंकि उसने अपने पैसों की मत में कभी पड़ोसी या रिश्तेदारों से बनाकर ही नहीं रखी। अब तो उसका बुढ़ापा और अकेलापन, यही उसके दो साथी हैं। और आपकी बातें याद दिलाने के लिए उनका प्यारा लाडला बेटा था। दोस्तों, आज बुजुर्गों का अपने ही घर में बहुत बुरा हाल हो रहा है। उन्हें उपेक्षित करना या वृद्धाश्रम में छोड़कर आना एक दिन समाज के लिए घातक सिद्ध होगा। अब दिनों दिन पारिवारिक दायित्वों का पालन करने में हम लोग फेल हो रहे हैं, जबकि हम सबका दायित्व है समाज को नैतिक मानवीय मूल्यों पर विश्वास के साथ मिलकर अग्रसर करें, तभी समाज का कल्याण हो सकता है। नहीं तो इंसान और जानवर में भेद मिट जाएगा। हम समाज में रहते हुए भी सामाजिक जानवर बनकर रह जाएंगे। दोस्तों, आप आज सबको क्या लगता है, तरुण ने जो अपनी पत्नी के साथ किया, क्या वह सही था या गलत? कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।